के बालिका इंटर कॉलेज कोटी के नाम से चक्राता देहरादून में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी से स्थानांतरित होकर आई हूँ। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी से मेरे विद्यालय में आए थे। वे बहुत खुश हुए मेरे विद्यालय के कार्यों से। उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग भी किया। मैंने हर कार्य उनसे पूछकर किया। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी गाइडेंस दी। ये विद्यालय पहले जिस स्थिति में ही था, बच्चों की क्लासेज में, स्टाफ रूम में प्लास्टर गिरता रहता था, तब मैंने विभाग से सहयोग मांगकर 2 साल काफ़ी प्रयास किया। तब जाकर विद्यालय की मरम्मत के लिए मुझे थोड़ा बजट प्राप्त हुआ और मैंने विद्यालय की मरम्मत करके विद्यालय को सुंदर बना दिया। जहाँ पर कमी आई वहाँ पर मैंने स्वयं का बजट भी इसमें लगाया है। क्लासेस में टूटा फूटा फर्नीचर रखा था, तो बच्चों के कहने पर मैंने उस फर्नीचर की मरम्मत कराई, कारपेंटर और वेल्डिंग वाले को बुलाकर, पेंटर को बुलाकर, और आज जो है यहाँ पर ये फर्नीचर भी बहुत सुंदर अवस्था में बन चुका है और बच्चों की उसी क्लासेज में उस फर्नीचर को लगा दिया। ये आप देख रहे हैं नीले रंग की कुर्सियाँ बन चुकी हैं उसी टूटे फूटे फर्नीचर से। ये विद्यालय मुझे बहुत प्रिय था और मैंने इस विद्यालय में बहुत अधिक मेहनत करी। मेरे विद्यालय की एक मैडम है, उसका बच्चा भी इस विद्यालय में आया करता था। वह मेरी गोद में खेलकर ही वो बड़ा भी हो गया और आज इस स्कूल को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा भले यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मुझे अपने विद्यालय की बहुत याद आती है कि जो एक सच्चा शिक्षक होता है वह अपने कार्यरत स्थान को कभी नहीं भूलता है। आप देख रहे हैं इस विद्यालय की स्थिति को। ये विद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। मैंने बहुत अधिक प्रयास किया और मैंने रामनगर से टाइल्स मंगवा कर मैंने इस ग्राउंड में लगवाई ताकि ये कभी ख़राब ना हो। हाँ, कभी भूस्खलन के कारण ये जो टाइल्स हैं ये उखड़ जाती हैं, क्या जानी ज़मीन धंस जाती है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैंने अपने आने से पहले ही मैंने इस विद्यालय की सभी समस्याओं को दूर कर दिया था। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा था और बच्चे भी वहाँ के बहुत अच्छे थे। मैं तो छुट्टी के दिन आकर भी जो है अपनी किसी मैडम को बुलाकर अपने विद्यालय में कार्य करती रहती थी। कोविड काल में भी मैं इस विद्यालय में रहकर मैंने कार्य किया है। मैं गांव के क्षेत्र में बच्चों के पास जाकर उनको गाइड करती रही। मेरा सभी टीचर्स से ये कहना है और अभिभावकों से भी ये कहना है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे संस्कारवान होंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा और आने वाली पीढ़ी भी संस्कारवान होगी। मैंने बच्चों के लिए कंप्यूटर की भी व्यवस्था करी है और समय समय पर डॉक्टर्स टीम भी आकर यहाँ पर बच्चों का निरीक्षण करती रही है। इस विद्यालय को सुंदर बनाने में मैंने काफ़ी प्रयास किया। मेरे पर निदेशक शिव प्रसाद खाली जी विद्यालय में आए थे जब विद्यालय की मरम्मत नहीं हुई थी। उन्होंने उस स्थिति में भी मेरे विद्यालय को काफ़ी प्रोत्साहित किया, मुझे सहयोग किया और आज भी वे सहयोग करते हैं। वे बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। उनके मन में सभी स्कूलों को प्रोत्साहित करने की आदत है। उनके मन में अच्छी भावनाएं हैं सभी स्कूलों के लिए। बीएम फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती बनीता नेगी जी और श्री वीरपाल सिंह नेगी जी ने हमारे विद्यालय में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। बच्चों के लिए प्रोजेक्टर और प्रिंटर भी उन्होंने प्रदान की। बच्चों के छात्र संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में हम सभी विद्यालयों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम किया, जिसमें अदाली खाल के सभी स्कूलों के बच्चों को गिफ्ट प्रदान किए और सभी टीचर्स को भी उन्होंने पुरस्कृत किया। मेरी मैडम का बच्चा है छोटा, जीर्ण थी। मैंने दोनों बिल्डिंग की छतों पर ग्रोटिंग करवाई। सारे कमरों में टूटा फर्श था, उसको पुनः डलवाया। सारी दीवारें जो टूटी थी
उनको सही करवाया, बाहर ग्राउंड बनवाया टाइल्स लगवा के। तो काफ़ी मेहनत करी, फिर बाद में इसमें पेंटिंग भी हुई, पुताई भी हुई। मतलब ठेकेदार ने बहुत अधिक काम किया और जो मज़दूर थे उन्होंने भी बहुत अधिक काम किया। और मैंने इन्हीं कार्यों से प्रसन्न होकर मेरे विभाग ने मुझे काफ़ी पुरस्कृत किया है। वो अपने कार्यरत स्थान पे मेहनत भी करता है और उस मेहनत को पूरा होते हुए देख कर उससे खुशी भी सबसे अधिक होती है। मैंने अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर की भी व्यवस्था करी और एनजीओ के माध्यम से भी मैंने काफ़ी सहयोग लिया। हमारी एक बीएम फाउंडेशन की अध्यक्षा महोदया हैं श्रीमती वनीता नेगी जी, और उनके हस्बैंड हैं वीरपाल नेगी जी। उन्होंने मेरे विद्यालय को काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने मेरे विद्यालय को प्रोजेक्टर दिया, प्रिंटर दिया और अन्य बच्चों के लिए सामान भी उन्होंने काफ़ी दिया। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में भी उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी से ये भी निवेदन है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि बच्चे ही आने वाले भविष्य के नागरिक हैं। उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको अच्छे विचार उनमें पैदा कीजिए। कोविड काल में भी मैंने विद्यालय में आकर और उनके घरों में जाकर बच्चों को गाइड किया ताकि वे पढ़ाई से विमुख ना हों और पढ़ाई पर अपना ध्यान दें। कोविड काल में भी एक दिल्ली के सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने हमें सहयोग किया। बच्चों के लिए हमने कंप्यूटर की भी व्यवस्था करी, विभाग से भी कंप्यूटर आए थे। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बहुत सुंदर बन गया और मैंने अपने कार्यों के सभी फोटोग्राफ विद्यालय में लगाए थे, लेकिन वहाँ पर किसी ने उनकी कदर नहीं समझी, तो इसलिए मैं उनको लेकर आ गई थी। हमारे स्कूल में आदरणीय शिव प्रसाद खाली जी भी मरम्मत से पहले ही विद्यालय में आए थे और उन्होंने हमारे विद्यालय को हमेशा प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छे अधिकारी थे पौड़ी से। मेरी मैडम का बच्चा है छोटा, वही इसी विद्यालय में आया था और मेरी गोद में खेला और बड़ा हुआ। हमारे विद्यालय में सामुदायिक प्रशिक्षण सहयोग कार्यक्रम चला 1 सप्ताह तक। 90 सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया। हमारे ग्राम प्रधान जी ने हमको बेंच प्रदान करी और 2 सौर ऊर्जा की लाइटें भी हमारे विद्यालय में लगाई हैं। बेंच से बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल के बच्चों ने गेम्स में मेडल भी जीते। कैरियर गाइडेंस की इनको शिक्षा दी जाती है। बच्चों को टैबलेट वितरण भी किया गया और बच्चों को हमेशा खुश रखा जाता था। हमारे बच्चे स्कूल को देख के बहुत खुश होते थे, उनका मन यहाँ पर लगा रहता था। स्कूल के कार्यों के आधार पर ही राज्य स्तर पर हमें स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हुआ। विद्यालय सुंदर तभी लगता है जब उसकी हमेशा केयर की जाती है, चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो स्कूल हो। जब तक उसकी केयर नहीं की जाएगी तब तक कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रह सकती है, वो निरंतर खराब होती रहेगी। हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जी डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे विद्यालय में आए, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग किया। आज जो अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहता है। विद्यालय को मिले पुरस्कारों से बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैंने बच्चों को लेखन क्षेत्र में भी डाला
और बच्चों ने लेखन में काफ़ी पुरस्कार जीते। हमारे शिक्षा महानिदेशक जी ने भी मुझे काफ़ी पुरस्कार दिया। इन सभी से हमारे विद्यालय की एक पहचान बन गई थी और इस पहचान को बनाए रखने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए। मैं कभी कारीगरों पर निर्भर नहीं रही। यदि कारीगर नहीं मिलते थे तो मैं खुद ही विद्यालय में पेंटिंग कार्य भी कर लेती थी। मैंने कभी किसी कार्य के लिए किसी का इंतज़ार नहीं किया, नहीं मैं ज़्यादा किसी से किसी कार्य के लिए कहती थी। मैं स्वयं भी कार्य कर लिया करती थी। मैंने देहरादून से ढेर सारे पौधे ले जाकर अपने स्कूल में लगाए, जिसमें टिकोमा है, बुगनविलिया है, आज भी वहाँ पर वो खिल रहे हैं। कनीर का है, पारिजात का पौधा है, चंपा चमेली, कितने ही सारे पौधे मैंने अपने विद्यालय में लगाए। लेकिन यदि उनकी केयर नहीं की जाएगी तो वे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हर चीज़ की केयर ज़रूरी है। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को हमेशा पुरस्कृत किया है, पुरस्कृत करवाया है। और अपने विद्यालय को मैंने एक, जो हमारा ग्राउंड है वो बहुत सुंदर लगता है, उसको मैंने एक नैनीताल के ताल की उसको कल्पना दी थी और मैंने एक नाव भी बनाई थी जो बहुत सुंदर उसमें लग रही थी। वो भी उठा के पता नहीं कहाँ डाल दी गई, नहीं दिखाई दी मुझे। बहुत सुंदर वो नाव थी। निरंतर हमारे विद्यालय को आदरणीय पुष्कर धामी जी के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मुझे अपने शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अपनी अपर निदेशक, अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। और ये पुरस्कार बिना मेहनत के नहीं मिलते हैं, इनके लिए मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। मेरे स्कूल के बच्चे हमेशा मुझसे खुश रहते थे, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे केवल अपने विभाग से ही पुरस्कार नहीं मिले, बल्कि मुझे अन्य राज्यों से भी काफ़ी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैंने अपने स्कूल की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा। अपने स्कूल के मान सम्मान के लिए मैंने अपने हर सुख को त्यागा है। मेरे विभाग ने मुझे उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। 1 सप्ताह की ट्रेनिंग करके मैं वहाँ से आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे उस ट्रेनिंग के लिए जो मौका दिया गया था, वह मौका भी काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझसे काफ़ी सीनियर लोग इस मौके को प्राप्त नहीं कर पाए थे। मेरे द्वारा किए गए कार्य ही मेरी पहचान है और इसीलिए हमारे विद्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज भी हमारे विद्यालय में आई थी। मेरे सलीस मटियानी पुरस्कार की फाइल का निरीक्षण करने के लिए वे भी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा भी था कि आपने इतना अच्छा विद्यालय बनाया है, लेकिन आपको इस फाइल में काफ़ी कम नंबर दिए गए हैं। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। हमारे विद्यालय की एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसको हम जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग कहते हैं। हमने उसको सुरक्षित रखने का काफ़ी प्रयास किया, कई बार उसको आग से बचाया, लेकिन लास्ट समय में उस बिल्डिंग को भी वहाँ के शरारती लोगों ने आग लगाकर उसको ख़त्म कर दिया। मुझे उस बिल्डिंग के जलने पर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक सरस्वती का मंदिर था, एक शिक्षा का मंदिर था, लेकिन लोगों के अंदर उस प्रकार की भावना नहीं थी जैसी मेरी भावना है। इसी कारण मेरा मन वहाँ से हट गया था। मैंने अपना ट्रांसफ़र फॉर्म
भरा हुआ था और इस बार काउंसलिंग के कारण से मुझे देहरादून में नियुक्ति का देहरादून में स्थानांतरण का मौका मिला। भले ही वो घर मेरे घर से दूर था, लेकिन ये था कि मेरे घर के क्षेत्र में था, मेरे देहरादून ज़िले में था। मेरी विदाई के समय वहाँ के स्थानीय जो भाई जी हैं, बच्चों के अभिभावक थे, वो बहुत ही अच्छे थे। वे उसी क्षेत्र की आमा, जो बुजुर्ग आमा थी, उनको लेकर आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए और बहुत ही प्यार से, बहुत ही समर्पण भाव से उन्होंने मुझे विदाई दी। आज भी वे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, जिन लोगों ने मुझे वहाँ पर प्यार दिया है, जिन लोगों ने मेरे साथ वहाँ अच्छा व्यवहार किया, वो हमेशा मुझे याद रहेंगे। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, वो उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिले होंगे तो वही दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है, और यदि किसी को उसके परिवार से अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं तो फिर वह दूसरे के साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, और बच्चे को अच्छे संस्कार वही दे सकता है जिसके अंदर एक आदर्श शिक्षक के गुण होंगे। इसलिए नियुक्ति करते समय विभाग को शिक्षकों के अंदर आदर्श शिक्षकों के गुणों का समावेश की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि लोग लगेंगे। मैंने अपने पूर्व के विद्यालय में बहुत मेहनत की थी, इसीलिए मेरा वह विद्यालय बहुत सुंदर बन गया था। 8 साल का समय कोई कम नहीं होता है। वहाँ पर मैंने हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। शिक्षकों में आदर्श शिक्षक के गुण अवश्य होनी चाहिए। जिन शिक्षकों में अच्छे गुण होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, वही शिक्षक बच्चों को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाते जाते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस वर्ष कोटी के नासर राजकीय इंटर कॉलेज चक्राता में ट्रांसफ़र होकर आ गई। यहाँ आकर मुझे नया स्टाफ मिला, नए बच्चे मिले, बहुत अच्छा लगा। और ये बर्फ़ का क्षेत्र है, यहाँ हर साल बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है। मुझे बर्फ़ से भी बहुत खुशी मिलती है, और इस बर्फ़ के कारण ही यहाँ पर सेब सबसे अधिक होते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। सब्जियों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र को मैं फलों का क्षेत्र भी कह सकती हूँ। यदि मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। अब फलों का सीजन आ रहा है, पेड़ों में लगे हुए लाल लाल सेब लगेंगे। मैंने अपने पूर्व के विद्यालय में बहुत मेहनत की थी, इसीलिए मेरा वह विद्यालय बहुत सुंदर बन गया था। 8 साल का समय कोई कम नहीं होता है। वहाँ पर मैंने हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है, हर प्रकार की परेशानियों का सामना किया है। उस क्षेत्र में पानी की सबसे अधिक दिक्कत हुआ करती थी। एक बार मेरे यहाँ 7 महीने तक पानी नहीं आया, तब मुझे वहाँ के प्राकृतिक स्रोत पर जाकर पानी भरकर लाना पड़ता था। कभी कभी बच्चे ले आते थे, लेकिन हम बच्चों से ज़्यादा अपने काम नहीं करवाते थे। एक शिक्षक को अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए, कभी दूसरे पर उससे आश्रित भी नहीं रहना चाहिए। बहुत कठिनाइयों का समय मैंने वहाँ पर बिताया है। वहाँ पर जो जंगली जानवर थे, जैसे बंदर है,
बिल्ली है, वो मेरे पास आ जाया करती थी। उनके साथ मैं थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया करती थी। बिल्ली को मेरे घर में आने की आदत बन गई थी, क्योंकि मैं उसको दूध देती रहती थी और वह मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। मैं भी उसके आने का इंतज़ार करती थी। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उन जीवों को भी बड़े जानवरों ने समाप्त कर दिया और खालीपन सा हो गया। मुझे कुछ समय बहुत खराब लगा। जीव जंतु सबसे अधिक वफादार होते हैं। मनुष्य के अंदर भी उतनी वफादारी नहीं होती है जितनी जानवरों के अंदर वफादारी होती है। या मैं कह सकती हूँ कि मनुष्य से ज़्यादा पशु वफादार होते हैं। यदि आप उनके लिए कुछ करोगे तो वो हमेशा उस चीज़ को याद रखते हैं। देखो ना, यदि मैं बिल्ली को दूध देती थी तो वह मुझे ढूंढते हुए मेरे स्कूल तक पहुंच जाती थी। यदि मैं स्कूल से घर आने में लेट हो जाती थी, मुझे वो पल बहुत याद हैं। मुझे वहाँ पर उतना अधिक लोगों से सहयोग नहीं मिला जितना इन पशुओं से मुझे सहयोग मिला। मैं 12 घंटे की यात्रा करके मैं अपनी नौकरी के क्षेत्र में पहुंचती थी। आसान नहीं था। मेरे साथ मेरी मैडम भी जाया करती थी। उसको भी मेरे साथ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह कभी भी रात के अंधेरे में अकेले नहीं जाती थी। तब मेरे साथ रात का सफ़र करने की उसको आदत पड़ गई और फिर वह अकेले ही आना जाना करने लगी। मैंने अपने स्टाफ को हमेशा प्यार दिया, हमेशा खुशियाँ दी, उनको सहयोग दिया। मैंने उनकी हर कठिनाइयों से, हर परेशानियों से, हर बाधाओं से मैंने उनकी रक्षा करी। उनकी सुरक्षा के लिए तो मैं अपने अधिकारियों से भी लड़ जाया करती थी, लेकिन मैं अपनी टीचर्स पर कभी आँच नहीं आने देती थी। चाहे मुझे ही दंड मिलता था, लेकिन मैंने अपनी टीचर्स को कभी भी, अपने स्टाफ को कभी भी अधिकारियों से या अधिकारियों के क्रोध का निशाना नहीं बनाया। मैं कभी किसी पर आश्रित नहीं रहती थी। मैं समय से पहले सब कार्य कर लेती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय से बड़ा कोई नहीं होता है। समय के अंदर क्या छिपा हुआ है कोई नहीं जानता है। जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वे हमेशा आपके भरोसे के पात्र बने रहेंगे। इसलिए मैंने इस जीवन में ये सीखा है कि जो भी कार्य करना है अपनी भरोसे पर करो। किसी पर आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करो। अपने पर ही भरोसा करो और किसी पर नहीं। दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं जो हमेशा सहयोग करते हैं। मुझे अच्छे लोग भी बहुत मिले हैं और बुरे लोग भी बहुत मिले हैं। बस मुझे इस ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है और दिखाया भी है। दुख भी दिया, खुशियाँ भी दी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि प्रत्येक इंसान को वफादारी सीखनी चाहिए, ईमानदारी सीखनी चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसके मान सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहकर गद्दारी दिखाता है वह इंसान कभी सफल नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने
अच्छे आचरण से लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करो। थैंक यू। इस पोस्ट में जो भी फ़ोटोज़ शामिल किए हैं वह सब मेरे कार्यों की फ़ोटोज़ हैं, और हम स्कूल में किस तरह प्रेम पूर्वक रहा करते थे ये सब उसका परिचय देते हैं। मैं जाते जाते एक कविता कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। आज वह पल याद मुझे, आज वह पल याद मुझे जब अपने साथियों को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनकी हर समस्या दूर करी जब वे नई जगह पर पोस्टिंग के लिए आए थे। पूरा सहयोग दिया, उनकी हर समस्या दूर करी, तभी भी उन्होंने कुछ न समझा। रात के सफ़र में निर्भयता से चलना सिखाया, रात के सफ़र में मैंने निर्भयता से चलना सिखाया, अपने साथ ले जाया करती थी, सुरक्षित ले जाकर उनको उनके क्षेत्र तक पहुंचाती थी। सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखा, हर अधिकारी से उनकी गलती पर भी सुरक्षित किया। तो फिर मेरे साथ क्यों हुआ उनके द्वारा छल कपट का व्यवहार? तो फिर मेरे साथ क्यों हुआ उनके द्वारा छल कपट का व्यवहार? अपने ही उन साथियों के द्वारा जिनको मैंने जिंदगी की नई सीढ़ियों पर चढ़ना सिखाया। आखिर क्या मिलता है दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार करने पर ऐसे लोगों को? क्या इनको अपने कर्मों पर लज्जा नहीं आती? क्या इन्हें अपने कर्मों पर लज्जा नहीं आती? क्यों ऐसे लोग नित्य दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाते हैं? क्यों ईर्ष्यावश दूसरों की उन्नति में अवरोध उत्पन्न करते हैं? क्यों स्वर्ग जैसे वातावरण को बनाते नरक का वातावरण ये पढ़े लिखे लोग? मैं क्यों नहीं पहचान पाई इन सब की फितरत को? मैं क्यों नहीं पहचान पाई इन सब की फितरत को? क्या मेरी ही आँख के पर्दे पर धूल जम गई थी, जिस कारण मैं 8 वर्षों से साथ रहते हुए भी पहचान नहीं पाई इन साथियों को? है कितनी दुश्वारियाँ जिंदगी में हौसलों को संभाले रखना अकेले रहकर। है कितनी दुश्वारियाँ जिंदगी में हौसलों को संभाले रखना अकेले रहकर। ऐसे छल कपटे लोगों के बीच जो बाहर से अलग और अंदर से अलग होते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता। सोचती हूँ कैसे बिता दिया इतना लंबा समय मैंने, सोचती हूँ कैसे बिता दिया इतना लंबा समय मैंने ऐसे विवेकहीन लोगों के बीच रहकर। सच ही है मैं नहीं समझ पाई जीने की कला, सच ही है मैं नहीं समझ पाई जीने की कला। मैंने एक कविता लिखी थी, द आर्ट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, यानी हर चीज़ को न समझने की कला। और मैं वास्तव में नहीं समझ पाई किसी को भी जीने की कला का मुझे अनुभव ही नहीं हो पाया। मैंने तो सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, मैं कहना चाहूँगी सुरक्षा प्रदान करी, लेकिन जब बच्चे मुझे स्कूल में आते हैं सुरक्षा नहीं दी, तो वह गुरुजनों के संपर्क में ही आते हैं। गुरुजनों का सहयोग पाकर
प्यार पाकर वे बच्चे धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगी कि जब आप स्कूल में आते हैं तो आपको शुरू से ही सिखाया जाता है कि स्कूल में आकर आपने अपने बड़े गुरुजनों को नमस्कार करनी है, अच्छी तरीके से बातें करनी है, सबके साथ मित्रता से रहना है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमें अपने स्कूल का मान सम्मान बनाए रखना है। कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है जो हमारे स्कूल के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता हो। हम अपने घरों में सब काम करते हैं। यदि अपने विद्यालय क्षेत्र को भी हमें सुंदर बनाने के लिए काम करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि 7-8 घंटे हम अपने स्कूल में ही रहते हैं। और यदि स्वच्छ वातावरण में हम रहेंगे तो हमें ही उस सुंदरता का, उस स्वच्छता का आभास प्रतिपल होगा। और यदि हम गंदगी में रहेंगे तो उससे हमारे स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाएगा। स्वच्छता जीवन के लिए एक अनिवार्य है। और अब तो स्कूलों में भी विभाग के निर्देश हैं कि अपने विद्यालय को सुंदर बनाइए। और इस सुंदरता के कारण ही हमारे विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी मिला था। तो जब आप अच्छा कार्य करेंगे, स्कूल के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन्हें अपना अच्छा आचरण बनाना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। कभी भी किसी की गलत बातों को नहीं सुनना चाहिए। यदि कोई आपको बहकाने की कोशिश करता है तो आपको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्या आप किसी के कहने में भी आकर क्या अपने माता पिता को गाली दोगे? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपके माता पिता हैं। और कोई आपके माता पिता के लिए गलत बातें कहेगा तो हमें क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसलिए हमें अपने जिस तरीके से हम अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखते हैं, अपने माता पिता के लिए अच्छा सोचते हैं, उसी तरीके से हमें अपने विद्यालय के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, अपने गुरुजनों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। कभी कभी समाज में और स्कूल क्षेत्र में भी ऐसे लोग बच्चों को मिल जाते हैं जो उन्हें गुमराह करके उन्हें गलत शिक्षा प्रदान करते हैं, या दूसरे टीचर्स से अपना बदला निकालने के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, या उन्हें गलत बातें सिखाई जाती हैं, या उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है। कई टीचर बच्चों को फेल करने की धमकी भी देते हैं, जिसके कारण वे बच्चे उन टीचर्स के बहकावे में आकर गलत कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ऐसे सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कभी भी वो किसी की भी गलत बातों के बहकावे में नहीं आए। हमेशा सही का रास्ता देखें, सत्य का रास्ता देखें, सही रास्ते पर चलें। कभी किसी की गलत बातों को स्वीकार ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कहीं पर कोई परेशानी होती है तो उसे अपने स्कूल में, अपने घर में उसको बताएं, सही बात बताएं, गलत नहीं। यदि आप गलत बोलकर या झूठ बोलकर यदि आप गलत काम करते हैं तो उसका फ़र्क जीवन पे पड़ेगा, कहीं न कहीं उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। इसलिए कहीं भी किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचना कि आपकी ज़िंदगी भी आगे को चल रही है, गुजर रही है। उस ज़िंदगी में ऐसे पल आपकी ज़िंदगी में पहुंचते हैं तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। और साथ ही यदि आप गलत करोगे तो कल के दिन आपके साथ भी गलत होगा। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा।
तो इसलिए हमेशा इन बातों पर अवश्य ध्यान दीजिए कि आपकी मैडम ने यदि अच्छी बातें सिखाई उन्हें ग्रहण करें, यदि गलत बातें सिखाई हैं तो उनको कभी भी ग्रहण नहीं करें। आप बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं, गलत और सही बात में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा आप बच्चों से अनुरोध है कि अपने स्कूल का मान सम्मान बनाए रखें, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और कभी किसी के लिए गलत शब्दों का, झूठ का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो आज आप किसी के साथ करोगे कल वह आपके साथ भी होना है।